स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या वजह थी कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल मूवमेंट में पूरे साइडलाइंड कर दिए गए फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1938 टू 39? एक साल के बीच में ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी और गांधी जी के साथ साथ उनके बहुत सारे अनुयायियों ने अपने एक दोस्त और अपने एक साथी सुभाष चंद्र बोस को अलग कर दिया अपने क्रियाकलापों से या इंडियन नेशनल मूवमेंट से? अभी हाल ही में हमने सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस भी मनाई, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू दिस क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट लीफ फ्रॉम द टाइमलाइंस ऑफ हिस्ट्री। यानी कि हिस्ट्री के बुक से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसकी एमिनेंस बताना आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज करंट अफेयर्स में सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, वो बहुत ही हैवी हैं, एटलीस्ट अगर हम कहें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के पॉलिटिक्स में। इसीलिए ये लाजमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हिस्ट्री में जाएं और सुभाष चंद्र बोस और उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज को न्यूट्रली एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टाइम कैप्सूल, और इस एपिसोड में हम देखेंगे दैट हाउ सुभाष चंद्र बोस steers a different perspective of national independence for himself, कि उनके राष्ट्रवाद के लिए क्या अलग नजरिया था और गांधी जी के नजरिए से ये कैसे मेल नहीं खाता था। सो कमिंग फॉरवर्ड, व्हाट इज बोसेस आइडियोलॉजी? सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी थी तो थी क्या? देखिए, सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही लेफ्ट विंग के सोशलिज्म को डिफाइन किया करते थे। यानी कि वाम भाग जो हम कहते हैं, आज कांग्रेस पार्टी, CPI, CPM एक्सेट्रा, ये सारी पार्टीज अलग हैं भारत में आज। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का जन्म हो रहा था और भारत में भी दूसरे लेफ्ट पार्टीज जन्म ले रहे थे, फॉर एग्जांपल इन 1921-25 MN रॉय के तहत के अंदर लेफ्ट पार्टीज जन्म ले रही थी, ये ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होना पसंद नहीं करते थे, वे कांग्रेस के अंदर ही रहकर काम करना पसंद करते थे। इसीलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना एज लेफ्ट विद इन द कांग्रेस हुई, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स के रूप में आप सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नाम थे, जैसे मीनू मसानी या NG रंगा या JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। इन सभियों के साथ सुभाष चंद्र बोस ने लेफ्ट विंग का या सोशलिज्म का या साम्राज्यवाद का झंडा उठाया। गरीबों के बारे में बोलना या नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग करना सबसे पहले श्रेय जाता है सुभाष चंद्र बोस को। ये आप इसलिए भी कह सकते थे बिकॉज सुभाष चंद्र बोस जैसे या जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स सोवियत रशिया से भी काफ़ी प्रभावित थे। 1917 में सोवियत यूनियन एक प्रकार से इंडिपेंडेंट हो रहा है, रशियन रेवोल्यूशन चल रही थी, और उसके बाद वहाँ पे लेनिन और स्टालिन जैसे लीडर्स आ रहे थे, और ये सब सोशलिज्म का एक मॉडल दे रहे थे पूरे दुनिया को। लाजमी है कि बोस और नेहरू और आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण जैसे लीडर्स इनसे काफ़ी प्रभावित हुए। यहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे हैं सुभाष बाबू की अलॉन्ग विद नेहरू जी, और वो भी हरिपुरा सेशन में जीतने के बाद। इनफैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नेहरू को जब वो सोवियत रशिया वापस जाते हैं आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट नेहरू भी कितने बार प्रवास कर चुके थे, यानी कि जा चुके थे सोवियत रशिया, और वो न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग्स को भी अडॉप्ट करते थे। फॉर स्टूडेंट्स हु रीड इकोनॉमिक हिस्ट्री, UPSC के लिए जब आप इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप ये भी पढ़ते हैं कि 5 ईयर प्लानिंग्स भारत ने सोवियत रशिया से अपनाई थी, और शायद कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजीज सुभाष बाबू के तरफ से आ रही थी। द नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने इस कमेटी का चेयरमैन नेहरू जी को बनाया। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ बोस एंड नेहरू वर एक्चुअली द पोस्टर बॉयज ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग 1930s एंड 40s। अब डिफरेंस क्या है गांधी के एटीट्यूड में या गांधी के थियरीज में? बोस
का ये कहना था कि ड्यूरिंग द सेशन ऑफ त्रिपुरी क्राइसिस गांधी जी रिप्रेजेंटेड द राइट विंग। ये वो खुद कह रहे हैं अपने राइटिंग्स में, न्यूज़पेपर्स के क्लिप्स में, राइट? आप पिक्चर देख रहे हैं अगेन त्रिपुरी में जब मीटिंग हो रही थी, हरिपुरा में भी मीटिंग हुई। हरिपुरा में 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट नियुक्त किया जा रहा है और उसके बाद त्रिपुरी में उनके वापस चयन होने की पूरी संभावना थी। जब ऐसा हो रहा था, गांधी जी शायद उनके प्रेसिडेंसी के पक्ष में नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अगेन प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और ये क्यों? ये उनकी आइडियोलॉजी से पता चलता है। पर्टिकुलरली ये भी कहा गया कि उनके फॉलोअर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सारे लोग भी गांधी की भाषा बोलने लगे और ये नहीं चाहते थे कि एक लेफ्ट सेंट्रिक पर्सनालिटी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने वापस। लेकिन क्या ये गांधी को राइट विंग लीडर बनाता है? क्या कांग्रेस में उस समय आप सोच सकते हैं दैट देयर वाज राइट विंगर्स वर्सेस लेफ्ट विंगर्स? हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि कांग्रेस बड़े अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोगों की एक एकत्रित पार्टी थी, जहां पर सिर्फ लेफ्ट और राइट नहीं थे, एक्सट्रीम लेफ्ट थे, एक्सट्रीम राइट थे, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट और न्यूट्रल भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी शाखाएं, इतनी सारी धारणाएं, इतने सारे विंग्स कांग्रेस के मौजूद थे और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ है, बिल्कुल लॉजिकल सी चीज़ है कि लोगों के अलग आइडियोलॉजीज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, गांधी के इन्वॉल्वमेंट को वो अपने बुक में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी राजकोट सत्याग्रह में भाग ले रहे थे। इनफैक्ट वे राजकोट सत्याग्रह में प्रिंसली स्टेट्स, इंडियन प्रिंसली स्टेट, जो उस जमाने में राजकोट और जयपुर दो इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करवाने के लिए गांधी जी पार्टिसिपेट कर रहे थे और शायद सुभाष बाबू को ये बात पसंद नहीं थी। उनका ये कहना था कि हम प्रिंसली स्टेट्स के लोगों से डायरेक्ट संबंध बनाएं, रादर आस्किंग फॉर रिफॉर्म्स फ्रॉम द किंग्स ऑफ दोज प्रिंसली स्टेट। सुभाष बाबू का और जहां तक कि नेहरू का भी ये मानना था कि अब वक्त आ चला है, यानी कि 1938 की बात हम कर रहे हैं, तो 1938 में ये वक्त आ चला है कि प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया को भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में सम्मिलित किया जाए। प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया में रह रहे भारतीय भी भारतीय हैं और उनसे हम सीधा संवाद क्यों नहीं स्थापित करते? हम क्यों वहां के राजाओं को बार बार कहते हैं कि आप उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दीजिए, आप उन्हें बोलने की आज़ादी दीजिए, या आप उन्हें अच्छी शिक्षा या अच्छा लोक व्यवहार, लोकचार एक्सेट्रा दीजिए? दैट वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ बोस। गांधी जी का यह मानना था कि ऐसा हम नहीं करेंगे, हम वहां के राजाओं से बात करेंगे और फिर प्रजा के लिए कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स मांगेंगे। एंड दैट वाज वेयर दे ड्रू द लाइन ऑफ सेपरेशन। उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी, किताब का नाम है इंडियन स्ट्रगल। ये बुक आप देख सकते हैं, 1938 में ये रिलीज हुई और ये गांधी जी ऐसा मान रहे थे दैट दिस वाज अ मैनिफेस्टो ऑफ इनडिसिप्लिन, कि ये जो है कांग्रेस में ही रह रहे, यानी कि कांग्रेस के खुद के प्रेसिडेंट अगर कांग्रेस की विचारधारा, यानी कि मेरी विचारधारा, यानी कि गांधी जी की विचारधारा को नहीं मान रहे हैं, तो वो इनडिसिप्लिन है। अब ये आप ले सकते हैं पक्ष, या आप यू कैन फॉर्म योर ओन ओपिनियन, हु वाज राइट, हु वाज रॉन्ग। बट बिफोर वी कम टू दैट, व्हाट हैपेंड इन त्रिपुरी, कि त्रिपुरी में हुआ क्या था एक्चुअली, वो एक्चुअली बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, वो हम देखेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू कम टू माय डियर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। देखिए, चाहे वो नेहरू हों या बोस हों या गांधी हों, वो तो एक कॉमन स्ट्रगल के लिए फाइट कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। वे बहुत सारे लोग थे, इसीलिए उनका एक मामले में एक बात पर एक राय रखना बहुत टफ था। लेकिन आप अकेले हैं और आपकी स्ट्रगल यूपीएससी को पार करने की है, इसीलिए आप ही डिसीजन लेंगे और आप ही उस डिसीजन को इनैक्ट भी करेंगे। अगर आपका डिसीजन है 2023 के प्रीलिम्स को पार करना, और ये डिसीजन कोई ज़्यादा बड़ा गोल नहीं है, आपके हक में है, आपके जिद पर है,
अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं. लुक नो फॉरवर्ड, यू कैन ज्वाइन आवर SIP कोर्सेज जो आप यहाँ पर देख सकते हैं. नाउ SIP कोर्सेज स्पेशली फॉर रिपब्लिक डे. देखिए वैसे तो वी सेल इट at a bit prices of around 5,500. Again, very affordable and of course quality. But for Republic Day, we have an extra off. Use the code ASHLIFE. Apply this code, you'll get an extra off. But ये सिर्फ ऑफ से नहीं होता है. अंडरस्टैंड, हमारा लक्ष्य आपको प्रीलिम्स के आयरन गेट को पार करवाना है, राइट? सो इफ यू वांट डिटेल्ड नोट्स बनाने में समय लगते हैं, डोंट वरी, वी विल गिव यू नोट्स. आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में समय लग रहा है, डोंट वरी, वी विल गिव यू दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी. The teachers are not just available during the lectures, the teachers are also available after the lectures. We initiate dialogues with you. हम आपके साथ dialogues में रहते हैं through Instagram channels, through our personal handles. If you have a problem of solving tests, अगर आपको tests में problem है, look no further. You also have an answer with that because हर class के बाद tests आपको 24 घंटे के अंदर मिलते हैं. That means we prepare you then and there. जैसा कि आज एक टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ, बोस वर्सेस गांधी, उसी प्रकार से हर दिन 4 से 5 टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे पर सब्जेक्ट और उसके टेस्ट्स लिए जाएंगे. नाउ दैट प्रिपेयर्स यू विद इन 90 days टू गो फॉर प्रीलिम्स. दैट इज वन. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये कह सकते हैं, सर हम 2024 का प्रीलिम्स या 2024 का मेंस लिखना चाहते हैं, व्हाट अबाउट दैट? सो ऑफ कोर्स फॉर यू वी हैव आवर फाउंडेशन कोर्सेज. नाउ फाउंडेशन कोर्सेज पर्टिकुलरली बृहद लेक्चर्स होंगे, बड़े लेक्चर्स होंगे, एग्जॉस्टिव होंगे, काफ़ी डिटेल्ड होंगे. 90 डेज में नहीं, हम पूरे साल भर आपको लेक्चर्स देंगे, नोट्स मिलेगा, करंट अफेयर्स कैसे बनाने हैं, व्हाट इज़ योर स्टडी पैटर्न, कितने घंटे आपको देने चाहिए स्टडीज़ में, आंसर राइटिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ ऑल ऑफ दीज विल बी गिवन इन फाउंडेशन कोर्सेज. एंड अगेन फाउंडेशन कोर्सेज में भी, बिकॉज रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं and there is a heavy demand from the students. So before Republic Day, if you enroll, you will again get a special discount of 1,500 on our prices. So use the code ASHLIFE. जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तब आपको डिस्काउंट मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, right? So be very clear with it and see your dream of becoming an officer. Listen, हिस्ट्री पढ़ना या हिस्ट्री पढ़ने के पीछे का तात्पर्य ये है that in order to study past, you will presume the future. आपको अगर अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट नेगोशिएट करना है, you should study past with much detail. That is the basic reason that you study history, right? और यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है, अगर आपके मन में मंशा है to serve country, तो हम आपकी इस मंशा को रियलिटी में बदलें, right? This is your dream and we want to turn it to reality. So look no further, enroll the courses. Now, coming back to a very interesting story that what actually happened at Tripuri. 1938 में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने हरिपुरा में और 1 साल तक उन्होंने प्रेसिडेंटशिप संभाली. और 1 साल के बीच में गांधी और बोस के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वैली बन गई, एक आइडियोलॉजी की खाई बन गई. और ये खाई शायद त्रिपुरी 1 साल बाद जब वापस कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला था 1939 में, वो सबके सामने आ गई. त्रिपुरी में गांधी जी ओपनली ये कह रहे थे थ्रू हिज पेपर ऑफ हरिजन, जिसका आप एक प्रिंट यहाँ पर देख सकते हैं, राइट? सो थ्रू हरिजन ही स्टार्टेड सेइंग दैट लुक, हम नहीं चाहते कि कंट्री को हम रेड रूइन के तरफ धकेले. वो ये साफ साफ अपने पेपर में कह रहे थे दैट कंट्री इज गोइंग टुवर्ड्स एनार्की एज वेल एज रेड रूइन. अब इस रेड रूइन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, यू अंडरस्टैंड दैट सोशलिज्म या मार्क्सिज्म की ज़्यादातर विचारधारा या ज़्यादातर झंडे जो हैं वो लाल हुआ करते हैं, और गांधी जी उस लाल झंडे या रेड रूइन के प्रति बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं थे. इन फैक्ट बोस ने गांधी जी को अपोज किया 2 बड़े मुद्दों पर. नंबर 1, वो ये कह रहे थे कि 1935 में जो एक्ट ब्रिटिशर्स ने लाया, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है और उसके तहत भारत में फेडरेशन का गठन होता है. बोस का मानना यह था कि ये एक्ट हमें नहीं मानना चाहिए, भारतीयों को स्वीकार नहीं करना चाहिए.
साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि गांधी जी का प्रिंसली स्टेट्स के साथ उठना बैठना या उनके खिलाफ भी एजिटेट करना सही नहीं है। हम सीधे प्रिंसली स्टेट्स में रह रहे भारतीयों से वार्तालाप करें, संवाद करें, बातचीत करें। हम उनके हक की लड़ाई इंडियन लीडर्स से क्यों लड़ रहे हैं? इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को हम लीडर्स मानते ही नहीं हैं, उन्हें भी ब्रिटिशर्स के साथ चले जाना चाहिए। नाउ दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ बोस। गांधी जी ने बोस को क्यों अपोज किया? बिकॉज वो ये कह रहे थे कि देखिए हम रेड रूइन नहीं चाहते हैं। बोस का एक सिंपल स्ट्रैटेजी था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक चीज़ और हो रही थी 1939 में, अक्टूबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज। जब ऐसा हुआ, कांग्रेस की सरकारों ने चारों तरफ से इस्तीफा दे दिया। इंडिया में 1935 एक्ट के तहत कांग्रेस की सेंटर में और बहुत सारे स्टेट्स में सरकारें हुआ करती थी एंड कांग्रेस डिसाइडेड टू रिजाइन। बट गांधी जी पूरे तौर पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मास मूवमेंट चलाने के खिलाफ में थे। उनका यह मानना था कि इस समय ब्रिटिशर्स हिटलर से लड़ रहा है, इस समय ब्रिटिश इंपीरियलिज्म यानी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद डिक्टेटरशिप से लड़ रही है, यानी कि हिटलर के डिक्टेटरशिप से, मुसोलिनी के डिक्टेटरशिप से। तो हमें डिक्टेटरशिप को हराने के लिए कम से कम इंपीरियलिस्ट्स का साथ देना चाहिए। बोस का ये मानना नहीं था। बोस का ये कहना था कि देखिए, अगर हिटलर से मिलकर या मुसोलिनी से मिलकर मुझे अपने देश की आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि वो भी ब्रिटिशर्स के दुश्मन हैं और हम भी ब्रिटिशर्स के दुश्मन हैं, तो ये सबसे सही मौका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आगाज ही इंडिया को ब्रिटिशर्स के चंगुल से छुड़ा सकती है। तो हम क्यों ना इस अवसर का उपयोग करें और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की नाफरमानी करें, उन्हें कहें कि अब आप देश छोड़ो। हालांकि जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा वो 2 साल बाद गांधी जी खुद कर रहे थे। 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो या क्विट इंडिया मूवमेंट के नारे के बारे में आप अच्छे भले तरीके से जानते हैं, लेकिन शायद उस नारे को देने के समय ग्वालियर टैंक में, बॉम्बे में, आज़ाद मैदान में गांधी जी खड़े होकर वो नारा दे रहे थे, लेकिन उनके एक अनुयायी उस समय उनके साथ नहीं थे, बहुत देर हो चुकी थी, एंड दैट वाज सुभाष चंद्र बोस। तो हुआ ये, हालांकि आई हैव यूज्ड दिस पिक्चर टू शो यू, दिस इज वन ऑफ द टी पार्टी गार्डन्स दैट गांधी जी वाज अटेंडिंग। यहाँ पे है राजकोट के रूलर और साथ में है ब्रिटिश ऑफिशियल्स। शायद ये चीज़ बोस को ठीक नहीं लग रही थी। एनीवेज, वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, दैट बोस वांटेड टू डू अ सीआर दास। बोस सीआर दास बनना चाहते थे। नाउ हिस्ट्री में काफ़ी लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, उन्हें सीआर दास का नाम इसलिए पता है क्योंकि वो कांग्रेस स्वराज्यस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। हुआ ये था कि 1921 में चित्तरंजन दास जी ने कांग्रेस में सबकी राय से अलग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का निर्णय लिया, और जब ऐसा लिया तो कांग्रेस 2 भागों में बट गई। एक भाग वो था जो कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता था, और एक भाग सीआर दास के साथ था जो शायद थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना चाहता था। बहरहाल सीआर दास ने गांधी जी को मना लिया और गांधी जी ने ये बात कही कि कांग्रेस स्वराज्यस्ट पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और कांग्रेस उन्हें पीछे से समर्थन देगी, इनडायरेक्टली समर्थन देगी। हुआ ये कि कांग्रेस ने 1921 के बाद, 21 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद पहली बार इलेक्शंस में, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट इलेक्शंस में बड़ी तौर पर सफलता हासिल की। सीआर दास वही व्यक्ति थे जो एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस को ग्रूम कर रहे थे। वो उनके पॉलिटिकल गुरु भी थे, बिकॉज दोनों बंगाल से आते हैं। लेकिन जो चीज़ सीआर दास कर चुके थे गांधी जी के साथ, वो चीज़ शायद सुभाष बाबू नहीं कर पाए गांधी जी के साथ। That is why Bose wanted to do the same. He merely wanted to work on socialist agenda. वो socialist agenda पे वर्क करना चाहते थे और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ अटैक करना चाहते थे। ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीआर दास को और सुभाष चंद्र बोस, और बीच में हैं जवाहरलाल नेहरू जी। बोस को कैसे फोर्स किया गया रेजिग्नेशन के लिए? ये आखिरी कड़ी है त्रिपुरी की। जब त्रिपुरी में
गांधी जी ने बोस को अपोज करने के लिए पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया, जिनकी तस्वीरें अभी आपने देखी। फॉर एग्जाम्पल ये हैं हमारे पट्टाभी सीतारामैया। ऑल्सो यू फाइंड हिज नेम इन आंध्र प्रदेश लेड एजिटेशंस। सो पट्टाभी सीतारामैया को जब उन्होंने खड़ा किया, ऐसा कहा जा रहा था कि ये पट्टाभी सीतारामैया नहीं, ये गांधी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहरहाल बोस वॉज अ मोर पॉपुलर लीडर, वे दूसरी बार वापस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्हें 1580 वोट्स मिलते हैं और सीतारामैया जी को 1377 के आसपास। दैट लेड टू द अप्रूवल ऑफ बोस ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये शायद गांधी जी अपने पर्सनल डिफीट्स में से भी मानते रहे। इनफैक्ट वे वहाँ तक नहीं रुके। शायद यहाँ पर गांधी जी के पॉलिटिकल मैच्योरिटी को कई हिस्टोरियंस ने क्वेश्चन भी किया है। बोस के अध्यक्ष बनने के बाद वे गोविंद वल्लभ पंत को इनडायरेक्टली कहते हैं दैट यू शुड ब्रिंग अ पंत रेजोल्यूशन। और ये पंत रेजोल्यूशन क्या था? पंत रेजोल्यूशन सुभाष चंद्र बोस को ये कह रहा था कि अब जो नई वर्किंग कमेटी बनेगी वो गांधी जी के आइडियल्स पे काम करेगी, ना कि लेफ्ट आइडियोलॉजी या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या बोस की आइडियोलॉजी पे। और आप पंत रेजोल्यूशन को जो है वो लागू करवाए। अब ये किसी अध्यक्ष के खिलाफ बात करने जैसा था। बोस ने समझाने की कोशिश की, ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज़्यादातर मेंबर्स, जैसे कि जिसमें गोविंद वल्लभ पंत खुद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दिग्गज लीडर्स हुआ करते थे, उन सब ने रेजिग्नेशन दे दिया। नेहरू जी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया, हालांकि उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें यह लग रहा था कि वे गांधी के आइडियोलॉजी से सहमत हैं। नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दीज, सुभाष बाबू को यह लगा कि शायद उनकी जगह अब कांग्रेस में नहीं रही, एंड दैट इज व्हाई ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। नाउ दैट वाज वन थिंग, बट इसके साथ साथ बोस को अपने साथी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से भी कोई मदद नहीं मिली। कांग्रेस सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने भी पंत रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करने से मना कर दिया। कुछ लेटर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जो आपको बताएगा कि किस तरीके से सुभाष बाबू अकेले अलग थलग कांग्रेस में पड़ गए। फॉर एग्जाम्पल, नेहरू लिख रहे थे बोस को, एंड हियर आई एम ट्राइंग टू रीड इट। He wrote that I thought it's probable that you would win the election as against पट्टाभी। मैं जानता हूं कि आप पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ इलेक्शन जीत सकते हैं, but I doubted very much whether you could carry the Congress with you in a clear contest with what is called as Gandhism। लेकिन शायद मैं ये नहीं समझ सकता, या शायद मेरे मन में डाउट है कि आप गांधीइज्म या गांधीनिज्म को कांग्रेस से कैसे बाहर निकालेंगे। ये लेटर लिख रहे हैं कौन? नेहरू टू बोस। जयप्रकाश नारायण हरिजन में लिख रहे थे, आवर पार्टी वोटेड फॉर सुभाष चंद्र बोस, बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैड मेड इट क्लियर दैट आवर वोट डिड नॉट मीन अ सेटलिंग ऑफ इश्यूज बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। यानी कि हमारे वोट को आप अध्यक्ष का वोट माने, कि अध्यक्ष के तौर पर तो हम सुभाष बाबू को जरूर चुन रहे थे, लेकिन हमारे वोट को आप ये लेफ्ट और राइट के बीच की पंचायत में दखल देने की वोट को ना माने। यानी कि हम कांग्रेस में चल रहे ये लेफ्ट वर्सेस राइट में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये खुद एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लीडर कह रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का नाम आप टोटल रेवोल्यूशन या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, जहां पर उन्होंने संपूर्ण क्रांति को निभाया। नाउ दैट वाज सुभाष चंद्र बोस। सो 1939 में अपने ही साथियों के द्वारा अलग थलग पड़े सुभाष बाबू ने डिसाइड किया कि वे अपनी इंडिपेंडेंट फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाएंगे, और उसके बाद वे दिखते हैं इन द ड्रेस ऑफ मिलिट्री अटायर्स। एक स्वर्णिम इतिहास इंडियन नेशनल आर्मी का वे लिखने के लिए निकल पड़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू फाइंड हिम एट रंगून, यू फाइंड हिम एट बर्लिन, यू फाइंड हिम एट डिफरेंट प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और शायद वे अपने आइडियोलॉजी को इनैक्ट कर रहे थे, राइट? अ पर्सन हु इज अ डूअर, एक व्यक्ति जो सिर्फ सोचता नहीं है। हालांकि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर
मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि बोस और गांधी दोनों ने ही अपने मन में पर्सनल एनिमिटी नहीं पाली। इन सब के बाद भी, इसके बाद ही अगर आपको ऐसा लगता है कि गांधी और बोस के बीच में बहुत ज़्यादा एनिमिटी हो गई होगी, तो ऐसा नहीं था। इसके बाद ही बोस गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन की खिताबी ऑल इंडिया रेडियो पर दे रहे थे। दैट बिकॉज वो ये देख रहे थे कि जो सपना उन्होंने गांधी जी को 2 साल पहले देखने के लिए कहा, जो नारा उन्होंने गांधी जी को 2 साल पहले बोलने के लिए कहा, गांधी जी बहरहाल वो नारा 2 साल बाद बोल रहे थे। फर्क सिर्फ इतना ही था। सो दैट इज वॉट हिस्ट्री टीचेस अस थ्रू इट्स लेसन्स। नाउ एट द एंड ऑफ द डे, बोस की तरह बने। अगर आप आइडियोलॉजी या अगर आपने निर्णय ले लिया है तो उसको इनैक्ट भी करें। सो प्लीज़ एनरोल। अगर आप में हिम्मत है, और आई एम श्योर आप में है, आप उठ खड़े हुए हैं यूपीएससी के नाम के एग्ज़ाम को पार करने के लिए, विच इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, राइट? यू आर मोर देन एग्ज़ाम, राइट? एक जो एग्जामिनी होता है वो एग्जामिनर से बड़ा होता है, अगर वो बशर्ते अच्छे से तैयारी करे। सो इफ़ यू आर मोर देन दैट, प्लीज़ enroll and see your dreams getting fulfilled. Thank you for watching Time Capsule. My name is Ashish. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।